हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, और उसके हम लोग आ गए हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस ऑन एंड वांट ऑफ फैक्टर। इसके हम लोग इसका थ्योरेटिकल डिटेल और इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सारे इस वीडियो में लेने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक के लिए ये एक वीडियो ही काफी होगा। तो एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वांट ऑफ फैक्टर, इस टॉपिक का जो शुरुआत है, ये जो पूरी स्टोरी है वो शुरू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उससे। बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रोवाइड कराती हैं, जिससे हम लोग सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं सारे के सारे, ठीक है, वो प्रोवाइड कराती है, और उनकी हेल्प से, उन एक्सपेरिमेंटल मेथड की हेल्प से हम हमारा जो सोल्यूट होता है उसका मोलर मास यानी कि M2 वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ से इस पॉइंट से ये सारा स्टार्ट होता है। लेकिन 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 ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो एक्सपेरिमेंट है M2 डिटरमाइन करने के लिए, उनके सही रिजल्ट आने के लिए दो शर्तें हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपका सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सोल्यूट हम डालते हैं उसमें डिसोसिएशन या उसके पार्टिकल्स का एसोसिएशन सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। यानी कि सोल्यूट ऐड करने के बाद में उसके पार्टिकल्स का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, है ना। तभी आपके रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट आएंगे। जो M2 है आपका सोल्यूट का मोलर मास, उसकी वैल्यू है वो करेक्ट आएगी। अब ये चार फॉर्मूले हैं आपके सामने, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हैं। इन सब में आप देखो, जो सोल्यूट का मोलर मास है M2 वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, लाइन के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M2। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर में आ रहा है हर फॉर्मूले में। ओके। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, है ना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो M2 भी चेंज हो जाएगा। यानी कि यदि आपका नंबर ऑफ पार्टिकल यदि बढ़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और M2 आपका सोल्यूट का मोलर मास यहाँ पर डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। ये कब होगा? सुन लो, जब आपने जो सोल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, उसके पार्टिकल्स का या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, तभी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि ये सारा चेंज होने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होने के लिए, मोलर मास की वैल्यू चेंज होने के लिए आपका क्या चेंज होना जरूरी है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कब चेंज होगा? जब आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स का या तो एसोसिएशन हो जाए या उनका हो जाए डिसोसिएशन सॉल्यूशन में, तब ये सारी स्टोरी शुरू होगी। तो ये जो सारी स्टोरी है वो इसी बात से शुरू हो रही है कि यदि कोई सोल्यूट आप डालते हो सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनाते हो, और उसका यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूशन में, तो उसके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे। मोलर मास की वैल्यू जो आप निकालोगे वो आएगी गलत। ठीक है। तो जो गलत वैल्यू आएगी मोलर मास की, है ना, उन एक्सपेरिमेंट में या इन एसोसिएशन डिसोसिएशन के केसेस में, उसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास की जो गलत वैल्यू आएगी, गलत एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो गलत मोलर मास बताएगा, और उसी जो एबनॉर्मल वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारे लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरी चीज है, किस तरह से एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और फिर उसका क्या हुआ, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इसको समझने के लिए हम दो केस ले रहे हैं। केस वन ले रहे हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? एसिटिक एसिड को हमने डिजोल्व किया बेंजीन में। ठीक है। बेंजीन में इसको डिजोल्व किया। अब आपको पता है एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाते हैं दो मॉलिक्यूल, और डाइमर बनता है। ये देखो, ये एसिटिक एसिड का डाइमर है। दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दो मॉलिक्यूल ने बना लिया डाइमर। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। क्या आपको पता है एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो 60 है। ठीक है। 60 इसका मोलर मास है। ठीक है, 60 ग्राम। अब आपको पता है यदि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट से इसका डिटरमाइन करोगे मोलर मास, तो 60 ही आना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहां पर आपने किसी भी कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाई, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगाया, चाहे आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगाया, कुछ भी लगाया,
किसी से भी मोलर मास डिटरमाइन किया, वो 60 नहीं आएगा, वो आएगा 120। वो 120 आया। 120 कैसे आया? अब ये जो 120 है ये तो एबनॉर्मल वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, गलत वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड का एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। ठीक है, और जो एसिटिक एसिड का मोलर मास यानी कि कैलकुलेटेड यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, 60, उसको बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास, की भाई ये तो नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट ने गलत वैल्यू बताई 120, वो एबनॉर्मल मोलर मास है इसका। ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एसोसिएशन की वजह से दो जो इसके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ करके डाइमर बना रहे हैं। अब आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेथड है उसको तो नहीं पता ना कि भाई ये डाइमर बना रहा है कि ट्राइमर बना रहा है कि क्या हो रहा है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेथड है वो तो इस पूरे डाइमर को एक सिंगल पार्टिकल मान रहा है। ठीक है, इस पूरे को सिंगल पार्टिकल मान करके इसका मोलर मास बता रहा है, और इसका मोलर मास तो 120 ही आएगा क्योंकि इसमें दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरह से डाइमर बनने की वजह से, या हम कह सकते हैं एसोसिएशन होने की वजह से एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से जो मोलर मास है वो 60 की जगह कितना आया, 120 आया। ठीक है, यानी कि मोलर मास यहाँ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। ये देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, अब आपको समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर क्या हुआ, आधे हो गए। आधे हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो गई, आधी हो गई, हाफ हो गई। और जो M2 है सोल्यूट का मोलर मास वो डबल हो गया, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये वैल्यू ऑफ Cp हाफ हो जाएगी तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी जो मैंने एसिटिक एसिड का जो 60 जो इसका मास है उसको मैंने कहा है नॉर्मल। ये देखो या तो नॉर्मल लिखा हुआ मिल सकता है, या नॉर्मल की जगह आपको कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल, ये एक ही चीज है। यानी कि नॉर्मल मोलर मास, इसको आप कैलकुलेटेड मोलर मास भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये सारा एक ही चीज है। इसी तरह से जो एबनॉर्मल मोलर मास है, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, उसका रिजल्ट है, ठीक है, उसको एबनॉर्मल वैल्यू बोलते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व टर्म, ये तीनों एक ही टर्म है, कोई सी भी यूज हो सकती है। नॉर्मल, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल, ये तीनों टर्म एक ही है, कोई सी भी यूज हो सकती है। ठीक है, अब आप कोई भी बुक पढ़ोगे, किसी में आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, किसी में नॉर्मल मिलेगा, किसी में कैलकुलेटेड मिलेगा, तीनों एक ही चीज है। ओके, केस 2 देख लेते हैं डिसोसिएशन का। हमने क्या किया, KCl को डिसोल्व किया वाटर में, KCl को वाटर में डिसोल्व किया। अब KCl तो सोल्ट है, डिसोसिएट तो हो गई। ठीक है, तो इसने K+ और Cl- बना दिया एक्वस सॉल्यूशन में। अब हमने इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से एक्सपेरिमेंट करके मोलर मास डिटरमाइन किया। तो आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था 74.5, क्योंकि ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैसे आएगी? आप K का एटॉमिक मास और Cl का जो एटॉमिक मास है उसको आप सम कर दो, ये 74.5 आएगा। तो इतना आना चाहिए था, लेकिन हमारा सिर चकरा गया। कब? जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट ने वैल्यू दी इतनी, 37.25। तो ये क्या हुआ भाई, ये तो इसकी एग्जैक्ट हाफ हो गई, है ना? तो ये तो सही वैल्यू नहीं है, सही वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा एबनॉर्मल मोलर मास है, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, और ये नॉर्मल यानी कि कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल। ठीक है, 74.5। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले मेथड तो देखो, एक एक पार्टिकल को सिंगल पार्टिकल काउंट करता है, उसको ये मतलब नहीं है, उसको ये पता भी नहीं है कि बेचारा हमने तो KCl को पार्टिकल माना हुआ है और उसी का मोलर मास 74.5 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन में डालते ही ये डिसोसिएट हो गए और K और Cl दो पार्टिकल बन गए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले मेथड को तो पता नहीं बेचारे को, उसने क्या किया, इन दोनों पार्टिकल्स का जो मास है ना, वो 39 और 35 का एवरेज कर दिया उसने। एवरेज कितना आएगा? 37.25 आएगा, तो एवरेज वैल्यू उसने दिखा दी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में मोलर मास गड़बड़ आता है जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट से मोलर मास डिटरमाइन करते हो। तो जैसे एसिटिक एसिड में 120 आया, आना चाहिए था 60। आपका KCl में आया 37.25, आना चाहिए था कितना? 74.5। ठीक है, तो ये जो गड़बड़ हुई, इसको सही करने के लिए कौन आए? वॉन्टहोफ आए। वॉन्टहोफ ने क्या कहा? उसने कहा भाई मैं करेक्शन फैक्टर देता हूं। क्या देता हूं? करेक्शन फैक्टर। और उसको उसने नाम दिया आई का वॉन्टहोफ फैक्टर। उसने कहा ये मेरा जो करेक्शन फैक्टर है आई, इसको आप एबनॉर्मल मोलर मास जो आपका आ रहा है, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है एबनॉर्मल मोलर मास, उसको इस करेक्शन फैक्टर यानी कि आई से मल्टीप्लाई कर दो।
आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसने कहा कि आपकी जो वैल्यू है वो सही हो जाएगी, ठीक है। फिर इसने बताया कैसे कि भाई CH3 का आपने निकाला 120 आ रहा है एक्सपेरिमेंट से, तो एक काम करो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और उसकी वैल्यू सही हो जाएगी। वो अब 60 वैल्यू आ गई, यही आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर उसने कहा कि आई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए हाफ है, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। इसी तरह से उसने कहा कि भाई KCl की वैल्यू 37.25 आ रही थी, लेकिन तो इसको ये एबनॉर्मल वैल्यू है, इसको नॉर्मल करना है, इसको सही करना है, सही रिजल्ट आना है, तो इसने कहा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और तो आपकी वैल्यू है वो सही हो जाएगी। यानी कि इस केस में आई यानी कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू उसने बताई कितनी, 2, ठीक है। वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 2 बताई। तो इस तरह से वन टॉप ने क्या हुआ, एक करेक्शन फैक्टर दे दिया कि भाई आप रिजल्ट निकाल लो। अब जब आपका रिजल्ट निकल जाए तो एक काम करना, मेरा जो वन टॉप फैक्टर है उसकी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हर सोल्यूट के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब किसी ने पूछा भाई ये कैसे पता चला भाई कि ये आई क्या होता क्या है, ये आई और तुम कैसे कह रहे हो किसी में हाफ होता है किसी में 2 होता है। तो उसने पूरी डिटेल बताई। उसने कहा कि भाई आई के 3 डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन ये रही कि आई किसका रेशो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, इनका रेशो है। कैसे, फिर उसने एसिटिक एसिड के लिए निकाल के बताया कैसे। उसने कहा भाई एसिटिक एसिड में जो बिफोर एसोसिएशन, एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होता है, और तो बिफोर एसोसिएशन उसमें कितने पार्टिकल थे, 2। आफ्टर एसोसिएशन कितने रह गए, 1 पार्टिकल। तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। इसी तरह से उसने एक फॉर्मूला और बताया। ये तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं आफ्टर और बिफोर एसोसिएशन, उसके बारे में फॉर्मूला है ये, तो ठीक है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है आई का, वो उसने ये बताया। उसने कहा कि ये नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास है किसी भी सोल्यूट का, उसका रेशियो भी वही होता है ना। तो इसने बताया जैसे एसिटिक एसिड के लिए नॉर्मल मोलर मास कितना है, 60, एबनॉर्मल कितना है, 120 आता है। इसका रेशियो कर दो, वो भी कितना आएगा, हाफ आएगा। आई की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी। तो ऐसे ही उसने कहा कि आई की वैल्यू ये भी होती है, वो रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास किसका, सोल्यूट का। तो 2 फॉर्मूले हो गए। अब ये बात आप भूलना मत कि नॉर्मल, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल ये तीनों टर्म एक ही होती है। एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये तीनों भी एक ही टर्म होती है, कोई सा भी यूज ले सकते हैं। इसलिए ये जो आई का फॉर्मूला है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नॉर्मल की जगह हम कैलकुलेटेड लिख सकते हैं और एबनॉर्मल की जगह हम लोग ऑब्जर्व्ड लिख सकते हैं। तो अब नया फॉर्मूला हो गया कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड को MC बोलते हैं और इसको MO बोलते हैं, MC/MO, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गए 2 फॉर्मूले, ठीक है। अब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो सोल्यूट का मोलर मास है M2, ठीक है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका, कौन सा, आई का ये जो फॉर्मूला है जो मोलर मास के रेस्पेक्ट में है, यदि इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड है वो इनवर्स हो जाएगा। बात आपको समझ में आई ना, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ये फॉर्मूला सेम, कौन सा, जहां मैं टिक कर रहा हूं, ये आई वाला फॉर्मूला अभी मोलर मास के रेस्पेक्ट में है, इसको यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये कैलकुलेटेड नीचे चला जाएगा और ऑब्जर्व्ड आ जाएगा ऊपर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में थर्ड फॉर्मूला उसका है आपके वन टॉप फैक्टर का आई का, कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात आपको समझ में आ गई। ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों डेफिनेशन है किसकी, आपके वन टॉप फैक्टर की, कि वन टॉप फैक्टर भाई रेशियो है, किसका रेशियो है, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीनों फॉर्मूले कैसे आए, 1 2 3, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। आपको, आप कैसे याद रखेंगे, ये वाला जो 3 नंबर का फॉर्मूला है ये कैसे याद रखेंगे, इसको आपको रखना है A डिवाइडेड बाई B। ए बी याद रखना है कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ए मतलब आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये आपका बी मतलब बिफोर, ठीक है। ये आप यहाँ पर बिफोर कर दो, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन। तो ए बी आप इसको ऐसे याद रखेंगे। और नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और यदि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो नॉर्मल चला जाएगा नीचे, ये देखो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड चला जाएगा ऊपर, ये देखो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप तीनों जो फॉर्मूले हैं उनको आप याद रख सकते हो। आपको समझ में आ गया
कि एसिटिक एसिड का एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपकी जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीएफ है, पाई है, रिलेटिव लोनिंग इन वेपर प्रेशर है, इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन पे फर्क पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आधे हो गए, बिकम्स हाफ, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो गई, आधी हो जाएगी, क्योंकि ये आप जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो आपका आई है उसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया क्या है, मैं बताता हूं। जब आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो, जैसे आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डाला, सुक्रोज का डाला, ठीक है, यूरिया डाला, ये न तो एसोसिएट होते हैं न डिसोसिएट होते हैं, तो इनके केस में आपकी जो आई की वैल्यू है वो 1 रहेगी, है ना, यानी कि वन टू फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, आई की वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन आप एसोसिएशन हो जाओगे, एसोसिएशन का मतलब एसिटिक एसिड वाला केस, उसमें आप जानते हो ना हाफ होती है आई की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि वो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम रहेगी, ये देखो, ये डिसोसिएशन के केस में केसीएल का डिसोसिएशन हो रहा था तो आई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी थी उसमें, आई की वैल्यू थी उसमें 2 आई की वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी, ये देखो आई ग्रेटर देन 1। तो आप ये याद रखना, when a solute particle do not undergo association dissociation तब I is equal to 1, एसोसिएशन के केस में 1 से कम और डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा। एग्जांपल आप KCl और एसिटिक एसिड वाला याद रखना। अब भाई टाइम आ गया है एस के वर्मा ट्रिक का। मान लेते हैं आपको कुछ भी याद नहीं है, न फॉर्मूला याद है, न 1 से कम ज्यादा कब होती है, कुछ याद नहीं, कैसे याद करेंगे आप, देख लीजिए जरा। आपको सिर्फ एसिटिक एसिड वाला केस याद रखना है कि एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन बनाते हैं बेंजीन में तो उसका बन जाता है डाइमर, ठीक है, डाइमर, और उसकी जो एबनॉर्म जो मोलर मास एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं वो आता है 120 और नॉर्मल वैल्यू इसकी 60 है। इसका मतलब आप 120 को 60 में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो और नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसका मतलब आई की वैल्यू इसके लिए, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए 120 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि एसिटिक एसिड में एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से कम होती है। एक आपको याद हो गया, ओके। अब अब आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है सपोज, तो फॉर्मूला कैसे याद करोगे, फॉर्मूला देखो, हाफ वैल्यू कब आती है, जब आप 60 डिवाइडेड बाई 120 करोगे तभी हाफ आएगा, है ना। तो 60 नॉर्मल मोलर मास है, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका इन्वर्ट कर दोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हो गया। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये रहा ऑब्जर्व ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेटेड नीचे आ जाएगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हो गया। जो मैंने बताया है ना, वो आप केसीएल के लिए इसका ऑपोजिट कर लो तो वो सारा केसीएल के लिए अप्लाई हो जाएगा। कुल मिला के अब आपको काफी सारी चीजें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। वन टॉप ने अपना फैक्टर बता दिया, तीनों फॉर्मूले उसके डिस्कस कर लिए। अब उसने कहा कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले जो आपके फॉर्मूले थे ना चारों, उनको आप मॉडिफाई कर लो, अब मेरा फैक्टर उसमें लगा लो, ठीक है। तो ये फिर सारे फॉर्मूले थे वो दोबारा लिखे गए और ये देखो सब में आई का जो फैक्टर है वन टॉप फैक्टर वो इंसर्ट हो गया। पहले आपका पाई इज इक्वल टू CRT नॉर्मल था ना, अब वो हो गया पाई इज इक्वल टू ICRT। यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो गया तो आई की वैल्यू उसकी रखेंगे जो भी है ना, जो भी सोल्यूट है उसके हिसाब से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे CRT के साथ तो सही उत्तर आएगा। यानी कि आपका जो वन टॉप फैक्टर है वो बेसिकली करेक्शन फैक्टर है, जो गलत रिजल्ट आ रहा है ना एक्सपेरिमेंट का उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन फैक्टर है, यस। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो देखो 100% डिसोसिएट वो होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि पूरी तरह से न तो डिसोसिएट होते हैं न एसोसिएट होते हैं, तो उनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, उसकी वैल्यू काफी मैटर करती है। वांट ऑफ फैक्टर का अल्फा के साथ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर विद अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओके। सबसे पहला लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा लेते हैं किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ, 1 2 और ये जो 3 है ये इक्वेशन बताने वाला हूँ, ये एक ही इक्वेशन है। आप ये जो 1 इक्वेशन है ना, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब यहाँ पर n का मतलब मैं पहले बता देता हूँ, n का मतलब ये रहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि आप पहला तो ये हम जो केस 1 ले रहे हैं वो डिसोसिएशन का ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन होता है, ठीक है, n।
अब इस इक्वेशन 1 को आप रीअरेंज करोगे तो इक्वेशन आपको 2 मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। 1 को आप इधर लाओगे और अल्फा को कॉमन ले लोगे तो ये हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, अल्फा को आप इधर ले आओगे तो i-1 n ऊपर चला जाएगा और n-1 नीचे आएगा, इक्वेशन 3 आ जाएगा। यानी कि 2 को रीअरेंज कर लो, इक्वेशन 3 आ जाएगा। तो आपके लिए मेनली ये जो इक्वेशन 2, 3 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन आपकी इक्वेशन है इक्वेशन 3। ये अल्फा की वैल्यू है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है, वन टॉप फैक्टर के साथ उसका रिलेशन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 3 है आप उसको इक्वेशन 4 यानी कि इस वाली इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड। तो I की वैल्यू वहां रख दो, आपका अल्फा का ये नया फॉर्मूला आ गया। ये आपके MC और MO के रेस्पेक्ट में ये नया फॉर्मूला आ गया। पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए वोंटो फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच में रिलेशन है 1 2 3। ये एक दूसरे को रीअरेंज करने से आती है। आपको यदि 1 याद है तो 2 और 3 आप आराम से निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट आपकी 3 है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, तो 3 तो आपको याद रखना ही है। अल्फा इज इक्वल टू i-1 n-1, इजीली याद हो जाएगी। i-1 n-1, कोई दिक्कत नहीं है डिसोसिएशन के केस में। अब देखो भाई, ये फॉर्मूला है ना। अब आपने NaCl या KCl टाइप का सोल्ट लिया, तो इसके लिए n की वैल्यू तो 2 होगी। n आपको पता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन NaCl के भी 2 हो जाएंगे, KCl के भी 2 हो जाएंगे। n की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखोगे, किसमें, इक्वेशन 3 में। n की वैल्यू आप रखोगे तो ये आपका हो गया यहाँ पर 2-1, तो 2-1 तो 1 आएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई i-1 केवल, क्योंकि नीचे वाला तो 1 हो गया ना, n-1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, n-1 करेंगे तो यानी कि 2-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई i-1, किसके लिए, AB टाइप के सोल्ट। AB टाइप के सोल्ट वो होते हैं जो 2 पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के। AB2 टाइप के सोल्ट ये रहे जो 3 पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। इनके लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या रह गई आपके, i-1 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3-1 करेंगे ना, n-1 है, 3-1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये अल्फा का इनका फॉर्मूला हो गया, किनका, AB2 टाइप के सोल्ट का। ठीक है, अब सेकंड बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस तो आप जानते ही हो, एसिटिक एसिड वाला केस है ना। तो उसके लिए अल्फा यानी कि आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला ये है, क्या है, i-1 रखना है, 1-n और -1। ये एसोसिएशन के केस में है। और डिसोसिएशन में मैंने बताया था i-1 और n-1, ये आपका किसके केस में है, अल्फा का फॉर्मूला है डिसोसिएशन के केस में। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन 2020 का है, द वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाई। देखो भाई, 3-4 फॉर्मूले मैंने कराए हैं ना, यहाँ इन्होंने वही पूछा है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल ये एक ही चीज है। एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल ये एक ही चीज है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया आपका नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, यही तो होता है, नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। ठीक है, मोलर मास और ये मोलर मास, ओके, ये हो गया। ठीक है, अब आपको यहां देखना है सोल्यूट का होता है, क्योंकि सारी कहानी सोल्यूट की चल रही है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन उसी का होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सोलवेंट दे रखा है, तो ये दोनों आंसर तो वैसे गलत है। ठीक है, अब हमें देखना है नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो देखो, नॉर्मल को थ्योरेटिकल बोलते हैं, तो ये रहा थ्योरेटिकल, और ऑब्जर्व्ड ये रहा, है ना। एबनॉर्मल को ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ इन्होंने ऑब्जर्व्ड ऊपर दे दिया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऊपर दे दिया, ऑब्जर्व्ड का मतलब हो गया आपका एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल ऊपर नहीं आएगा भाई, ये गलत है। ठीक है, तो आप याद रखना, एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल एक ही चीज है, नॉर्मल, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल एक ही चीज है। कोई कुछ भी लिख सकता है, आपको पता चल गया, इसमें आंसर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है नीट 2015 से, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। इन्होंने कहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन, यानी कि ये मोलेलिटी दे दी इन्होंने, मोल पर केजी है ना, मोलेलिटी दे दी सॉल्यूशन की, है ना। सोल्यूट है उसमें x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ y इन वाटर। इन्होंने ये कहा है, सुन लो, एक x सोल्यूट है, एक y सोल्यूट है, मोलेलिटी दोनों की सेम रखी है, 0.2 मोल पर केजी, सेम है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि x का जो बीपी है वो ज्यादा है, किससे, बीपी ऑफ x, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन, ओके, यस, तो x का बीपी किससे है, y के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा हुआ।
एलिवेशन यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब ज्यादा होती है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है ना। इसका मतलब x का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कब ज्यादा होते हैं? जब उसमें आप सोल्यूट ऐड करने के बाद में डिसोसिएशन हो जाता है, तभी तो बढ़ते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, एसोसिएशन में तो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी, क्या? X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, एकदम सही है। देखो, तभी X का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, X का बॉइलिंग पॉइंट तब भी ज्यादा हो सकता है जब Y का एसोसिएशन हो रहा हो, तो Y में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन Y के एसोसिएशन वाला इन्होंने यहाँ ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि X का डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। तभी इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो गई और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, KCl want ऑफ फैक्टर I फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ KCl। ये लो भाई, इन्होंने कहा है KCl है और उसका 50% डिसोसिएशन हुआ है, तो उसके लिए आपको I की वैल्यू बतानी है। I कितना होगा? देखो भाई, I कितना होगा मैं बताता हूं आपको। I कितना होगा? I की वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है। एक तो है ये मेरा तरीका है, एक ये सही तरीका है, मतलब दोनों ही सही है, लेकिन एक दोनों तरीकों से हम कर लेते हैं। पहला तो ये है, I की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाले जो फॉर्मूला है आपको पता है ना, A/B, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। अब आप देख लो, मान लेते हैं आपने KCl के 100 मोलिक्यूल है वो आपने डाले बीकर में, सॉल्यूशन में। अब ये कह रहा है 50% ही डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब 50 जो KCl है, 50 KCl है वो तो एज इट इज है, और 50 डिसोसिएट हो गए, इसका मतलब 50 मोलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो 50 K+ बनेगा और 50 ही Cl- बनेगा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? देखो 50 50 50, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में हो गए 150, ठीक है। तो आफ्टर कितने हो गए? आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हो गए? 150। तो आफ्टर वाला ऊपर आएगा, ये रहा, और इस फॉर्मूले में आप रखोगे बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 100 थे। अब आप इनका वो करा लो, रेशियो, इनका रेशियो कराओगे तो 1.5 आएगा, तो आई की वैल्यू आ गई 1.5। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये तो था भाई मेरा तरीका, SKV मेथड, ठीक है, एकदम इजी सा। अब आपने फॉर्मूला भी तो किया है ना, ये आपका KCl है और उसका डिसोसिएशन हो रहा है ना, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में आपने अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आप जानते हो ना, ये रहा I-1 और N-1, है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इससे भी आप कर सकते हो, कैसे कि आप N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई? N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, KCl के एक तो K+ बनाएगा और Cl-, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 हो गया, तो N की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। N की वैल्यू आप जैसे ही 2 रखोगे तो N की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2-1, तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू I-1 हो गई, ठीक है। अब I-1 में अल्फा की वैल्यू हो गई I-1, तो I की वैल्यू क्या हो गई? I की वैल्यू हो गई अल्फा+1, ठीक है। अल्फा इन्होंने दिया है वो क्या है? 50%, यानी कि 0.5, यानी कि परसेंटेज में लिखोगे तो देखो 50 और फ्रैक्शन में लिखोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो वो उसका फ्रैक्शन लिखेंगे हम 0.50, ठीक है, और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया वापस 1.5, ठीक है। तो दोनों तरीकों से चाहे फॉर्मूला निकाल लो, कोई से भी फॉर्मूले से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, 1.5 आ गया, ठीक है। ओके, the want of factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent। ये लो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि एक कंपाउंड का want of factor I हमें बताना है कब? जबकि वो एक सोलवेंट में तो डिसोसिएशन हो रहा है और दूसरे सोलवेंट में उसका एसोसिएशन हो रहा है। तो भाई डिसोसिएशन हमको याद है KCl का होता है और उसकी I की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब डिसोसिएशन में I की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा। ये किस में केस में है? डिसोसिएशन में, ठीक है। और एसोसिएशन में हम जानते हैं एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होता है, I की वैल्यू होती है हाफ। तो इसका मतलब एसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से कम होती है। ये लो, ये हमने रटा नहीं है, हमने समझ लिया इस चीज को, ठीक है। अब आप ये सवाल कर दो, पहले डिसोसिएशन का है ना, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर देन 1 ये रहा। अगला एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन में लेस देन 1 है, लेस देन 1 ये रहा, इसका मतलब ऑप्शन 3 सही है ना। इन्होंने लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 चार ऑप्शन दिए हैं, तो 3 नंबर सही है। आप पढ़ लेना बाकी ऑप्शंस, मैंने कैसे निकाला वो आपने पकड़ लिया होगा। नीट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है Al2SO4 3। इन्होंने कहा है कि
इसके जितनी आई की वैल्यू कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की होगी, कौन से इलेक्ट्रोलाइट की आई की वैल्यू इसके जितनी ही होगी, यानी कि इसके साथ सेम होगी, ठीक है, Al2SO3। अब Al2SO3 जो है वो भाई कितने पार्टिकल बना रहा है, 2 तो एल्यूमिनियम और 3 4 है ना, तो SO4 के 3, तो टोटल हो गए पार्टिकल 5, यानी कि सॉल्यूशन में डालते ही 5 पार्टिकल बनेंगे, ठीक है, एक Al2SO4 से। तो 5 पार्टिकल किस में बन रहे हैं, है ना, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, एन की वैल्यू सेम हो जाएगी तो आई की वैल्यू भी सेम हो जाएगी ना, ठीक है। तो 5 पार्टिकल किसमें, सी में, तो सी में भी 5 पार्टिकल बनेंगे K4 और एक ये पूरा कोऑर्डिनेशन आयन, है ना, तो 5 पार्टिकल हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी आई की वैल्यू Al2SO3 के साथ सेम है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अच्छा क्वेश्चन था नीट का, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल मैच करने। ACF 2011 इन्होंने पूछा है द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आई एंड एन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन के लिए पूछा है अल्फा और आई का रिलेशन, तो डिसोसिएशन के लिए तो भाई हम बहुत इजी से जानते हैं, I-1 आता है और N-1 आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना, याद कर लेना भाई, एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले दोनों फॉर्मूले, है ना, कोई कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। द डिग्री ऑफ, ये जेई का क्वेश्चन, IAEE का क्वेश्चन है 2011 का, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट AX और BY, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिलेटेड टू द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन वॉन्ट ऑफ फैक्टर से पूछा है, मतलब वही पूछा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वॉन्ट ऑफ फैक्टर से तो ये होता है, ये हमने पता है, ठीक है, यही तो होता है I-1 N-1। अब यहाँ पर चक्कर ये है कि इन्होंने n नहीं दिया है कहीं भी, तो n देखो क्या है, n को आप समझ लो, n है क्या, n है यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है ना, ओके, तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अब AX और BY है, तो कितने बनेंगे, X प्लस वाई तो बनेंगे, क्योंकि X और Y इनका नंबर है दोनों आयंस का, एनायन और कैटायन का, तो X प्लस वाई इतने पार्टिकल बनेंगे, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई X प्लस वाई। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में केवल n की वैल्यू X प्लस वाई रखनी है। I-1 आप देखेंगे, I-1 कहाँ है, इन दो फॉर्मूलों में I-1 है ऊपर, ये रहा, इसमें एक तो B में आपके में और एक A में, ठीक है। अब नीचे X प्लस माइनस वाई, ये रहा, ये आपका एकदम यहाँ गलत कर रखा है इन्होंने, प्लस दे रखा है B ऑप्शन में, A ऑप्शन एकदम सही है, ये देखो n की जगह इन्होंने X प्लस वाई रख दिया, -1 एज इट इज है और I-1 ऊपर है, A ऑप्शन इसका सही है। अच्छा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला पूछा लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में द वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया है बेरियम नाइट्रेट का। अच्छा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे दी 2.4, ओके, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और उसकी वैल्यू दे दी आई की। इन्होंने पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, चलो भाई अभी बताते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आप जानते हो ना, ये है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एन के बीच, आई के बीच में रिलेशन ये है, I-1 N-1, ठीक है। अब यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है तो भाई बेरियम नाइट्रेट में पार्टिकल कितने निकलेंगे, देखो दो तो नाइट्रेट एक बेरियम, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। एन की वैल्यू जैसे ही यहाँ 3 रखोगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 3-1 है ना, ये N-1 है तो 3-1, ओके, तो ये 2 आ गया नीचे। अब अल्फा का जो नया फॉर्मूला है बेरियम नाइट्रेट के लिए वो ये हो गया, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आई की वैल्यू इन्होंने इसमें क्वेश्चन में दी है 2.4, है ना, यानी कि इन्होंने आई की वैल्यू दी है और अल्फा पूछा है, ओके, एन तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, आई की वैल्यू हमने रखी 2.74, -1 किया डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 2.4 -1 करेंगे तो 1.74 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 0.87, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, और परसेंटेज इसकी कितनी होगी 87%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये थे सारे सवाल किसके लिए, आपका जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है उसके लिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन, और आपका जो एबनॉर्मल मोलर मासेज है उसके लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको तीनों फॉर्मूले हैं ये आपको याद हो गए होंगे, और किस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।